गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे स्ट्रेसर के बारे में। पहले के लेक्चर में हमने इसका साइकिल वगैरह कंप्लीट किया, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ये सब टाइप्स इसके समझ लिए थे। आज के लेक्चर में हम देखते हैं इसका स्ट्रेसर, रिएक्शन टू स्ट्रेस, वेयर एंड टियर ऑन द बॉडी ऑर्गन सिस्टम, रिड्यूसिंग ऑप्टिमम हेल्थ। उसके बाद इंक्रीज सेंसिटिविटी टू स्ट्रेस है, एडप्शन स्ट्रेस, अलार्म रिएक्शन, रेजिस्टेंस रिएक्शन, एग्जॉर्प्शन स्टेट, कोपिंग विद स्ट्रेस और कोपिंग स्टाइल अकॉर्डिंग टू रोगर एंड नेस, ये सब देखने वाले। स्ट्रेसर क्या होता है? कोई भी स्टिमुलाई, कोई भी और सब्जेक्ट है ना, जिसकी वजह से हमको स्ट्रेस कॉज हो रहा है, वो क्या होगा? स्ट्रेस होगा। एग्जाम्पल के लिए मैरिज, डेथ, डाइवोर्स और न्यू शॉप है ना, मैरिज से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड स्ट्रेस है ना। उसके बाद फिर आपका डेथ, फैमिली में किसी में आपका फैमिली मेम्बर में क्लोज वन का किसी का डेथ हो गया, तो उससे रिलेटेड जो स्ट्रेस है, डाइवोर्स से रिलेटेड और न्यू शॉप, ये किस में आ जाता है? आपके स्ट्रेसर में है ना। स्ट्रेसर मतलब इसकी वजह से आपका स्ट्रेस कॉज हो रहा है, आपको स्ट्रेस आ रहा है। तो ये क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया, मैरिज हो गया, डेथ हो गया, डाइवोर्स और न्यू जॉब। कभी भी हम न्यू जॉब पे जाते हैं कहीं भी, तो थोड़ा सा हमको स्ट्रेस होता है कि मैं न्यू जॉब पे जा रहा हूँ, कैसे वहाँ पर स्टाफ होंगे, कैसे जॉब करूँगा, क्या मेरा काम रहेगा, कैसे नहीं रहेगा, है ना। तो एक दो दिन जब तक हम वहाँ पर एक सेटल नहीं हो जाते, 5-7 दिन हमको स्ट्रेस रहता है। कहीं भी हम न्यू जगह पे जाते हैं, कोई न्यू कॉलेज कैंपस में जा रहे हैं, एडमिशन लिया, तो एक दो दिन थोड़ा सा लगता है। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे वहाँ पर एडजस्ट हो जाते हैं। डाइवोर्स होता है किसी का, तो शुरू में स्ट्रेस होता है, बाद में फिर वो कोप अप कर लेते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। मैरिज हो गया, न्यू मैरिज होती है। उसके बाद फिर ये हो गया कि इसका कोई भी कॉज हो सकता है। एक एग्जांपल दिया मैरिज का, डाइवोर्स का और आपका जॉब का। वे टू रिड्यूस स्ट्रेस है ना, अभी कैसे आप इसको रिड्यूस कर सकते हो? अवॉइडिंग और मैनेजिंग स्ट्रेस यूजिंग व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ, टाइम मैनेजमेंट, सिंपल लिविंग, लर्निंग टू से नो। क्या करना है आपको? जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें आपको करना है लाइफ में। टाइम को मैनेजमेंट करना है, आपका टाइम ऑर्गेनाइज होगा, प्रॉपर टाइम आपका मैनेज होगा, तो आपको स्ट्रेस कॉज नहीं होगा। जैसे टाइम आपके पास लिमिटेड है, 5 आवर है, और आपको मल्टीपल चीज़ें करनी है। जैसे कभी कभी होता है भाई टाइम हमारे पास इतनी है और हमको बहुत कुछ करना होता है, तो हम प्रॉपर तरीके से टाइम को मैनेजमेंट नहीं कर पाते। क्या हमारे लिए प्रायोरिटी है, क्या चीज़ करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ हमको नहीं करना चाहिए उसमें हमारा ज़्यादा टाइम चले जाता है, और जिसको प्रायोरिटी ज़्यादा थी, जो हमको करना था, वो कभी कभी हम नहीं कर पाते हैं ना, उसकी वजह से। तो इसकी वजह से भी हमको स्ट्रेस होता है। प्रॉपर टाइम मैनेज करेंगे तो स्ट्रेस कम होगा। सिंपल लिविंग आपका जितना सिंपल होगा उतनी आपको स्ट्रेस ज़्यादा होगा, आपका डिमांड ज़्यादा होगी, आपको ज़्यादा कुछ चाहिए होगा, तो आपको वो बाद में लिख लेना। इधर सुनो ना, आपको घर जाके लिखना। अभी जो पॉइंट बोल रहा हूँ वो सिर्फ नोट करते जाओ थोड़ा थोड़ा। तो स्ट्रेस क्या होगा? कुछ भी आपको न्यू चीज़ से रिलेटेड, क्या देख रहे हैं? हाँ, सिंपल लिविंग है ना। आपका लिविंग स्टाइल सिंपल होगा, वही आपको ज़्यादा कुछ चीज़ का डिमांड नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेशन होगी, तो आपको स्ट्रेस भी उतना ही ज़्यादा होगा किसी भी चीज़ को लेकर के। तो आपका लिविंग स्टाइल सिंपल होना चाहिए। लर्निंग टू से नो है ना, कुछ कुछ चीज़ें हमको ना बोलना भी सीखना चाहिए। कल भी बताया हुआ था कि हमारा कुछ इम्पोर्टेंट टाइम है, जैसे एग्जाम में 2 दिन बाद, और फ्रेंड का फ़ोन आ गया, उसको बुलाने लगे, उसने बोला चलो भाई घूमने के लिए चलना है ना, और तुमको चलना ही पड़ेगा। उसने बोला नहीं चलोगे तो कल से बात नहीं करेंगे। तो आपने सोचा कि भाई इसके साथ रिलेशन अच्छा है, अच्छा मेरा फ्रेंड है, इसको ना बोलूँगा तो हमारा व्यवहार, बिहेवियर खराब होगा आपस में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो आपने बोला चलो भाई चलता हूँ, जबकि आपका एग्ज़ाम था, पर आप उसके साथ चले गए। तो पर आगे आपका एग्ज़ाम के बारे में नहीं सोचा। ऐसे जैसे हम हॉस्टल में रहते हैं ना, तो हॉस्टल में हम रह रहे हैं ना, हमने कपड़े वपड़े धुले बढ़िया से प्रेस करके रखे, और हमारी सहेलियाँ ठंड आई पहन करके बढ़िया स्टाइल में चली गई है ना। तो एक दिन देखा, 2 दिन देखा है ना, तो 1-2 दिन चल जाता है, और बार बार वही रिपीटेड हो रहा है, और हम उसको बोलेंगे कि यार चलो इसको बोलेंगे तो हमारा रिलेशन खराब होगा आपस में। तो हमको कभी कभी ना भी बोलना चाहिए। कोई करता है या तुम करते हो? हम लोग हॉस्टल में रहते थे, तो मेरा सीनियर था, वो बढ़िया कपड़े धुल के रखा, बढ़िया प्रेस किया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, मैंने क्या, फिर वो धुल के भी नहीं देते, कपड़े पहन लिए और उधर ही फेंक खा के चलेगा। मैंने बोला मतलब मेरे को ऐसा पसंद नहीं है, आप मेरे कपड़े यूज़ मत करो, करते हो तो फिर मैं ठीक ठाक से उसको धुल कर रखूँगी नहीं।
वैसे मुझे ऐसा शेयरिंग करना पसंद नहीं था, फिर मैंने उनको बोल दिया, फिर उन्होंने दूसरी बार नहीं पहना। यदि हम उनको नहीं बोलते, अपने दिमाग में सोचते हैं कि यार ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हमारे मन में स्ट्रेस आता है ना, तो कभी कभी ना बोलना भी सही होता है। और रिएक्शन टू स्ट्रेस, when there is stressor, our body will react to it. Reaction to stress related to perception of stress. When a person feel stress from stressor, the body begin to release chemical to comfort the stressor. जब भी हमारी बॉडी में स्ट्रेस आता है, स्ट्रेसर आता है, बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट रिएक्ट करती है ना। तो रिएक्शन टू स्ट्रेस रिलेटेड टू परसेप्शन ऑफ द स्ट्रेस, जैसा भी हम उसको परसीव कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी केमिकल रिलीज करती है ना। हमने उसको नेगेटिव वे में लिया है तो फिर जो आज मैंने शायद हार्मोन्स के बारे में भेजा था ना, तो जो आपके नेगेटिव हार्मोन है वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। यदि आप उसकी जगह कुछ उसको पॉजिटिव वे में ले रहे हो, स्ट्रेस नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी हमने देखा है कि यदि पॉजिटिव है तो आपको जो हार्मोन भी सीक्रेट होंगे, हार्मोन रिलीज होंगे वो पॉजिटिव होंगे ना। जैसे आप कुछ को आपको जैसे ऑक्सीटोसिन सीरोटोनिन रिलीज करना है तो आप कुछ ऐसा एक्टिविटी वगैरह करें, म्यूजिक वगैरह सुनना, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करना, मेडिटेशन करना, तो उससे क्या होता है, हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। तो जैसा हमारा बॉडी का रिएक्शन होगा, जैसे थॉट फीलिंग होंगे, वैसे ही और हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। When a person feels stress from the stressor, the body begin to release chemical to comfort the stressor. तो स्ट्रेसर को कंफर्ट करने के लिए क्या करती है, बॉडी हार्मोन को रिलीज करना शुरू कर देती है। रिड्यूसिंग द रिएक्शन, अब इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हो उसके बारे में बताएं। रिड्यूसिंग द रिएक्शन टू स्ट्रेस, आस्किंग गॉड फॉर हेल्प, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, रिफ्रेमिंग द प्रॉब्लम, विजुअलाइज ऑफ द रिजल्ट। आस्किंग गॉड, गॉड से भी आप हेल्प के लिए बोल सकते हो, तब आप गॉड से हेल्प के लिए बोल सकते हैं। साइंटिफिक स्टडी है कि आप सबकॉन्शियस माइंड को भी मैसेज देते हो, प्योर वाइब्रेशन देते हो, है ना। फिर आप कुछ भी कर रहे हो तो आपके पास जैसे कोई गॉड को मान रहा है तो उसके पास एक लास्ट ऑप्शन रहता है कि भैया कुछ नहीं बचा, चलो भगवान के ऊपर छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा, है ना। हम कुछ भी बोलते हैं यार हे भगवान, हे देवा, हे गॉड, है ना। तो अभी लास्ट भगवान के ऊपर रहता है। जैसे डॉक्टर के पास भी जाते, डॉक्टर बोलते हैं भाई हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की है, अब तो भगवान के हाथ में जो भी होगा देखा जाएगा, है ना। तो एक हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन रहता है, जो लोग आस्तिक हैं, गॉड को मानते हैं, भाई चलो अभी भगवान के ऊपर जो होगा देखेंगे। तो गॉड से भी आप हेल्प ले सकते हो। इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देते हो, वाइब्रेशन दे रहे हो, उसको पॉजिटिव कि भाई इससे ठीक हो जाए, मेरी हेल्प करो, हम गॉड से हेल्प ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्योर वाइब्रेशन जाता है। साइंटिफिक भी वो काम करता है और स्पिरिचुअल भी काम करता है, दोनों तरीके से। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ये भी इसी तरीके का है, मेडिटेशन वगैरह करना, प्रेयर वगैरह करना। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव आप मेंटल लेवल पर भी उसको कर सकते हो। और रिफ्रेमिंग द प्रॉब्लम, जो आपकी प्रॉब्लम उसको वापस से रिफ्रेम करना है कि भाई ये वास्तव में मैं इसको जितना मैं उसको बढ़ा के सोच रहा हूँ, वास्तव में प्रॉब्लम इतनी बड़ी है या छोटी है ना, वो चीज़ों के बारे में समझना। उसको रिफ्रेम करके देखना कि वास्तव में इतना स्ट्रेस लेने, इतना टेंशन लेने की इसमें ज़रूरत है या नहीं है ना, उसको वापस से रिफ्रेम करके चेक करना। और विजुअलाइजेशन ऑफ द रिजल्ट के बारे में विजुअलाइज करना, जैसे अभी से आप पॉजिटिव रिजल्ट आए उसके बारे में विजुअलाइज करो। उसी जगह आप विजुअलाइज करोगे कि भाई एग्जाम आने वाले हैं, मैं फेल हो जाऊंगी, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, क्या होगा, है ना। ऐसे करके करोगे तो स्ट्रेस नेगेटिव आएगा। उसी जगह आप पॉजिटिव विजुअलाइज करो, भाई सब कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, अच्छे से मैं पास होने वाली हूँ, तो हो सकता है आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव आ जाए। पॉजिटिव मान लो नहीं भी आता 1%, तो भी आपका दिमाग तो वैसे ही खराब नहीं रहेगा ना। अब वैसे ही स्ट्रेस में रहोगे तो रिजल्ट तो नेगेटिव आ रहा है और आपका दिमाग भी वैसे ही टेंशन स्ट्रेस में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब एक ब्रह्मांड का लॉ है ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। मैं तो मानता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, साइंस भी मानती है, स्पिरिचुअल भी मानता है, काम करता है। जिस चीज़ को हम अटेंशन देते हैं उधर ही हमारी एनर्जी फ्लो होती है ना। मेरे साथ तो वो चीज़ें मतलब रियल में मैंने उसको क्या बोलना चाहिए, उसको प्रैक्टिस किया है, एक्सपीरियंस किया है, उस चीज़ें काम करती है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मैंने, जैसे कि मुझे और
आज से 3-4 साल पहले मैंने मतलब सोचा था यार ये चीज़ करना है, मैंने उसको रिटर्न में लिख करके रखा और गोल को उसको विजुलाइज किया और उसको पब्लिकली भी कर दिया, तो वो चीज़ें अभी कहीं ना कहीं वो चीज़ मैंने अचीव की हुई है। तो उस चीज़ को मैं मानता हूँ, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जितना हम जो चाहें, पर ऐसा नहीं सिर्फ सोचते रहना सोचते रहना ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा उसकी तरफ हमको स्टेप भी लेना होता है। तो सबसे पहले तो सोचना जरूरी है, नहीं सोचेंगे तो फिर उस चीज़ को हम अचीव ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहले विचार आना, थॉट आना जरूरी है। कंसीव, बिलीव, देन अचीव ना, 3 प्रोसेस होता है। पहले कंसीव करना है, कंसीव के बाद आपको बिलीव करना है, तो विश्वास करने का हाँ भाई मैं पढ़ सकता हूँ। कंसीव तो कर लिया, कहीं सोच दिया कि मुझे 90% लाना है, पर अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा है ना कि मैं 90% ला पाऊंगी। तो पहले अपने आप पर कंसीव करने और बिलीव करने का मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, फिर आप अचीव करोगे। अचीव करने के लिए थोड़ा थोड़ा स्टेप लोगे उसकी तरफ। फिर दूसरा आप इसमें हाँ वियर एंड टेयर ऑन बॉडी ऑर्गन, ये हो गया ना वियर एंड टेयर बॉडी ऑर्गन। इसमें देखेंगे व्हेन पर्सन बिकम स्ट्रेस does not correct the stressor, the same stress reaction which help cope in the beginning start to wear on oneself down. जो स्ट्रेसर आ रहा है बार बार उसको रिपीटेटिव वे में आ रहा है, पर हम उसको करेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, स्ट्रेसर को हम ठीक नहीं कर रहे हैं, करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। द सेम स्ट्रेस रिएक्शन विच हेल्प कोप इन द बिगनिंग स्टार्ट टू वियर oneself डाउन। रिपीटेटिव वे में आ रहा है और हम उसको मतलब उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं स्ट्रेसर को, तो बाद में क्या कर रहे हैं हमारे इंटरनल बॉडी का ऑर्गन, हमारे सिस्टम उसको भी धीरे धीरे करके डैमेज करने लगते हैं। तो उसका ब्रेन पर, हमारे ऑर्गन्स के लेवल पर, हर चीज़ पर अफेक्ट करता है ना। जैसे अभी आप सोचने लग जाओ कि भाई मैं बीमार हूँ 24 घंटे तक कल तक सोचते रहो, तो तुम जरूर बीमार हो जाओगे ना, नहीं भी हो तो भी हो जाओगे है ना, क्योंकि बॉडी ऐसा केमिकल रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। जिसको विश्वास नहीं है करके देखना है, कल तक बोलते जाओ बीमार हूँ तो बीमार हो जाओगे। उसके बाद आ जाएगा आपका, तो इसको आपको स्टार्ट में क्या करना है, कैसे आप वेयर टेयर करोगे उसको, कैसे आपको रिड्यूस करना है। रेमेडीज, मेडिसिन वगैरह ले सकते हो। रेमेडी मतलब इम्प्रूविंग डाइट, आपकी डाइट में लाइफस्टाइल इम्प्रूव कर सकते हो। उसका रेगुलर एक्सरसाइज, डेली आप एक्सरसाइज कर सकते हो, एक योगा मेडिटेशन का प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑल दीज एक्टिविटी रिड्यूस द इमोशनल एंड फिजिकल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, योगा कर सकते हो, मेडिटेशन, एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो। जैसे हमने इमोशन कंट्रोल में देखा था, ऐसे इसमें भी हम स्ट्रेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर रिड्यूसिंग ऑप्टिमम हेल्थ, अब बाद में क्या करती है, जो ऑप्टिमम आपकी हेल्थ उसको रिड्यूस कर रही है। जैसे आपका अभी हेल्थ नॉर्मल है, पर आपको रिपीटेड वे में क्रॉनिक हो गए स्ट्रेस, आपको बार बार आ रहा है ना, वो स्टिमुलाई बार बार आ रही है, तो आपकी जो ऑप्टिमम हेल्थ मतलब जो नॉर्मल आपकी हेल्थ है जितना रहना चाहिए, तो उसको वो धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो अब इसको कैसे हम कम कर सकते हैं। आफ्टर ए सस्टेन पीरियड ऑफ क्रॉनिक स्ट्रेस द बॉडी wear down, which can invite more serious disease like high blood pressure, heart problem, diabetes, skin condition, asthma, arthritis, depression, even cancer. Many diseases are associated with the chronic stress. स्ट्रेस की वजह से आपको कितनी डिसीज हो रही है, देखो यहाँ पर ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गई, डायबिटीज हो गई, स्किन कंडीशन, अस्थमा, आर्थराइटिस, डिप्रेशन, इवन कैंसर। कैंसर भी तक आपको हो सकता है सिर्फ स्ट्रेस लेने की वजह से। मैनी डिसीज आर एसोसिएटेड विद द क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस होने की वजह से कितना डिसीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो गया, अस्थमा, आर्थराइटिस, डायबिटीज ना, इवन कैंसर भी आपको हो सकता है सिर्फ आपकी स्ट्रेस लेने की वजह से, साइकोलॉजिकल की वजह से। न देखा गया 90% जो डिसीज है वो साइकोलॉजिकल रीजन की वजह से हो रही है आजकल, और लाइफ स्टाइल की वजह से। लाइफ स्टाइल मतलब खाना पीना, हमारा मेडिसिन प्रैक्टिस वगैरह, योगा वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाना। आज दौड़ती भागती लाइफ स्टाइल में सब लोग जल्दी में है ना, तो फास्ट फूड चलते फिरते खा लेते हैं, तो इसकी वजह से भी हो रहा है। इसको कैसे हम कम कर सकते हैं, रेमेडीज, मेडिसिन वगैरह क्या ले सकते हैं, कंसल्टिंग कर सकते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, होम्योपैथिक ले सकते हैं, डॉक्टर और एक्यूपंक्चरिस्ट
नेचुरोपैथी वगैरह ले सकते हैं। टू मेक ए प्लान रिगेनिंग हेल्थ ना, आपको वापस हेल्थ को वापस करना है तो एलोपैथ मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं, होम्योपैथ वगैरह ले सकते हैं, या एक्यूपंक्चर जो डॉक्टर होते हैं उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेचुरो रेक्यूरो। इंक्रीज सेंसिटिविटी टू स्ट्रेस। अब जो साइकिल था उसको समझ रहे थे हम, तो अभी कॉन्सेप्ट आ गया है इंक्रीज के बाद। यदि हम उसको इतने में भी ट्रीट नहीं कर रहे तो बाद में इसकी जो सेंसिटिविटी है उसकी तीव्रता है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ये while one's body borne down an emotion born and exhausted, sensitivity to stress increase over time and smaller stressor initiate the same stress reaction that a weak event used to get. वही अभी आपको रिपीटेटिव एक ही आपको स्टिमुलाई बार बार आ रही स्ट्रेस से लेकर के, तो जैसे हम बॉर्न होते हैं बॉडी के साथ साथ हम स्ट्रेस इमोशन के साथ में बॉर्न होते हैं, और जब इसका बार बार वो रिपीटेटिव में आ रही है उसकी जो सेंसिटिविटी है वो टाइम के साथ साथ वो इंक्रीज होती जा रही है। मतलब हम उसको और क्या बोलना चाहिए, उसको और हम बड़ा कर रहे हैं ना, उसको हम पाल रहे हैं। जैसे कि अब किसी को कोई चीज़ से दर्द है ना, तो हम और क्या करते हैं, बार बार उसके बारे में सोचते हैं कि ये कैसे हो गया है, मेरे साथ क्यों होता है, ऐसा मेरे साथ ऐसे नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं, वैसे सैड गाना सुनना शुरू कर देते हैं। तो सैड गाना सुनने से क्या कर रहे हैं, हम उसको और बढ़ावा दे रहे हैं ताकि वो और बढ़े, है ना। कल भी हमने बताया था कि अरिजीत सिंह के गाने ऐसे आ रहे हैं आजकल कि भाई जिसका ब्रेकअप नहीं हुआ, जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो भी इमोशनल हो जाए, वो भावुक हो जाता है ना। तो ऐसे ऐसे गाने बन रहे हैं, तो उनको हम और सुनते हैं और हम उसको क्या कर रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं उस चीज़ को। तो जबकि हमको क्या करना चाहिए भाई, अलग प्रैक्टिस करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए, तब हम तो उससे हम थोड़ा सा बाहर निकलेंगे। पर हम ज़्यादा चीज़ करेंगे तो हमको और चीज़ हम उस चीज़ को और ही बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको हमको रिड्यूस करना है, उसको कम करना है। रेमेडीज़ के हम इसमें ट्राई कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस आप कर सकते हो, मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो, टॉकिंग और वॉकिंग ना, टॉकिंग वॉकिंग कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ, में हेल्प टू रिड्यूस सेंसिटिविटी टू स्ट्रेस। डीप ब्रीथिंग की मैनिफेस्टेशन और माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस सिखाया था इमोशन में, वो प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। डीप ब्रीथ वगैरह लेना है, मेडिटेशन वगैरह शांत जगह पे आपको जाके बैठना है, इस मेडिटेशन करते हैं वैसा शांत जगह पे आइस क्लोज करके, और उसकी जो एनर्जी है उसको एक्सपीरियंस करना है स्ट्रेस की, है ना। धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस करोगे तो वो ऑटोमेटिक, और आपकी जो अवेयरनेस है, आपकी पॉजिटिविटी है, आपका माइंडफुलनेस का इंटेलिजेंट लेवल, उस पर आपको काम करना है, तो वो ऑटोमेटिक करके स्ट्रेस वहाँ आपको रिड्यूस हो जाएगा। तो माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। दूसरी चीज़ आप डीप ब्रीथ वगैरह ले सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, टॉकिंग वॉक और टॉकिंग विद फ्रेंड्स, है ना, टॉकिंग वगैरह कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ, जिससे भी आपका रिड्यूस हो सकता है इसकी सेंसिटिविटी। इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। Stress is not always harmful. In fact, it is the recognized that low level of stress can anyone help for better performance. For example, a student can prepare well examination only if he or she has some stress. However, excessive level of stress are undoubtedly harmful. ना थोड़ा बहुत यदि आपको स्ट्रेस है तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस की वजह से कुछ नहीं होता है, वो आपके लिए अच्छा ही होता है ना। जैसे कोई स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम में प्रिपरेशन कर रहा है, एग्ज़ाम उसको परफॉर्मेंस करना है, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस का लेवल है तो वो पढ़ाई भी अच्छे से कर पाएगा। पर यदि ज़्यादा हो रहा है तो वो अनडाउटली मतलब आपको हार्मफुल करनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो आपको हार्मफुल करेगा। फिर दूसरा देखेंगे, पीपल अंडर स्ट्रेस मे नॉट इंगेज इन पॉजिटिव हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर एंड इट्स मे लीड टू इलनेस। When we stress, we may less likely to engage healthy behavior. For example, student taking exam study up for most part of the night for several days, skip meals and eat junk food. क्या बताएं इसमें, पीपल अंडर स्ट्रेस, यदि आप जब स्ट्रेस में रहते हो तो आप प्रॉपर तरीके से हेल्थ बिहेवियर भी नहीं करते हो, और साथ ही साथ आप इलनेस को भी कॉज करते हो, आप इलनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो ना। आप स्ट्रेस में हो तो आप
आपके फ्रेंड के साथ, अपने रिलेशनशिप में जो भी है तो उनके साथ प्रॉपर तरीके से आप बात नहीं करोगे, है ना। आप थोड़ा इरिटेट होंगे, चिड़चिड़ापन होगा, लोगों से बात नहीं करोगे ठीक ठाक से, और इसकी जगह ज़्यादातर हो जाएगा तो क्या करेगा, आपको बाद में लीड कर रहा है इलनेस को, आपको डिसीज भी कॉज कर सकता है। व्हेन वी आर स्ट्रेस बी में लेस लाइकली टू इंड्यूस हेल्दी बिहेवियर। यदि आप स्ट्रेस में रहोगे तो आप थोड़ा सा हेल्दी बिहेवियर में प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट टेकिंग एग्जाम स्टे अप मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट। यदि आप एग्जाम में और आप रात तक जाग करके पढ़ाई कर रहे हो, सेवरल डे तक, कुछ दिन तक, और खाना पीना वगैरह आपने छोड़ दिया, उसकी जगह थोड़ा बहुत जंक फूड वगैरह खा लेते हो, तो इसकी वजह से भी आपको स्ट्रेस हो जाएगा और वो बाद में लीड करेगा इलनेस को। तो क्या क्या इससे हो सकता है, आपको अल्सर हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट डिजीज, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम जो आपका रोग प्रतिरोधक होता है, जो डिसीज के अगेंस्ट फाइट करता है ना। जैसे कोई बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी के अंदर जा रहा है तो उससे फाइट करके उसको किल करता है। इटसेल्फ हमारी बॉडी उसको क्रिएट करती है। ड्यूरिंग स्ट्रेस सम मेन कंज्यूम एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एल्कोहल एंड स्मोक एक्सेसिवली। स्ट्रेस के समय कुछ लोग क्या करते हैं, स्मोकिंग वगैरह करने लग जाते हैं, अल्कोहल, शराब पीना भी शुरू कर देते हैं। तो इससे भी आगे चल के डिसीज होने वाली है ना, उस समय के लिए तो हमको स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। जैसे ड्रिंक पी लिया तो 1-2 घंटे के लिए हम बेहोश में चले गए, है ना, नशे की हालत में चले गए, तो जो स्ट्रेस कॉज कर रहे हैं वो चीज़ें कम हो गई, है ना, हैप्पी हार्मोन वगैरह रिलीज हो जाते हैं, वो कम हो गई। पर बाद में जैसे ही होश में आएंगे तो फिर से वो चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो दारू पीने से और सिगरेट वगैरह पीने से कुछ फ़ायदा नहीं है, बाद में हमारी डिसीज़ को, हमारे हेल्थ को हानिकारक भी होते हैं। पीपल अंडर स्ट्रेस स्टॉप नॉर्मल एक्सरसाइज रूटीन एंड बिकम सेडेंट्री ना। जब आपको जो डेली की आपकी एक्टिविटीज़ वगैरह हैं वो भी आप कम करने लग जाते हो, आप स्ट्रेस में हो तो क्या करोगे कि आप प्रॉपर तरीके से काम कर पाओगे क्या, नहीं करोगे ना। अभी कॉलेज आ रहे हो, बढ़िया से आ रहे हो, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करना, वर्किंग करना, तो जब आप टेंशन स्ट्रेस में होते हो तो वो चीज़ें भी आप अवॉइड करते हो, नहीं करते ना। सोना है, बैठना है, शांत एक जगह पर जाके बैठ जाना, तो इस तरीके का काम करते हैं। स्मोकिंग इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एंड एम्फाइसेमा। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये किसी भी डिसीज़ का सबसे ज़्यादा कॉज होता है, हार्ट डिसीज़ का, किडनी डिसीज़ का, लीवर डिसीज़ का। आप मतलब कोई भी डिसीज़ आ जाए उसका कॉजेज पूछा जाता है, आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग सब में आप ऐड कर सकते हैं। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और तंबाकू स्विंगिंग, तंबाकू खाना, स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, ये ज़्यादातर आपके हार्ट डिसीज़, कार्डियक डिसीज़, रीनल डिसीज़ और आपके लीवर को डैमेज करती है। हाई फैट डाइट कंट्रीब्यूट टू मैनी फॉर्म ऑफ कैंसर एज वेल एज कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। हाई फैट डाइट होती है वो किसको कंट्रीब्यूट करती है, टू मैनी फॉर्म ऑफ कैंसर, कैंसर के अलग अलग फॉर्म को कॉज करती है, एज वेल एज, साथ ही साथ किसको, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज को। कार्डियोवैस्कुलर जो हार्ट से रिलेटेड डिसीज है वो सब ब्लड वेसल से। फिर एडप्शन ऑफ स्ट्रेस में आगे समझेंगे कैसे इसको एडप्शन करना है। जनरल एडप्शन सिंड्रोम GAS रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेज। को 3 स्टेज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट कौन सा है, अलार्म, रेजिस्टेंस और एग्जॉस्ट। अलार्म रिएक्शन और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। अलार्म reaction is the body's initial reaction to stress. The stress response which characterize the alarm reaction include the following. अलार्म रिएक्शन होता है बॉडी का कौन सा, इनिशियल रिएक्शन होता है स्ट्रेसर के बाद। इसमें क्या क्या होता है, हार्ट रेट, स्ट्रेंथ ऑफ मसल, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज। आपकी हार्ट रेट है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन वो इंक्रीज हो जाता है। अलार्म रिएक्शन मतलब किसी भी चीज़ को लेकर आपको लग रहा है कि अभी इधर टेंशन, इधर खतरा होने वाला है, तो बॉडी पहले इसको अलार्म कर देती है ना। कभी इधर से भाई, जैसे मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ, फाइट एंड फ्लाइट वाला। जैसे आप अचानक से जंगल में चलते हुए जा रहे थे अपनी धुन में और अचानक से आपको शेर दिख गया ना, तो बॉडी एक अलार्म देती है आपको, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म लेके आती है। अब आगे आपको क्या करना है ना, इमीडिएट आपके दिमाग में आएगा भाई शेर के साथ फाइट करना या मुझे इधर से जान बचा के यहाँ से भागना है, तो ये आ जाता है आपका अलार्म रिएक्शन में। क्या होता है उस समय, आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, कार्डियक का। ब्लड सप्लाई टू द स्किन विसरा इंक्रीज, आपका जो ब्लड सप्लाई है स्किन में वो भी आपको इंक्रीज हो जाएगा।
रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन इंक्रीज, रेड ब्लड सेल का जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। लीवर कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज एंड रिलीज इट इनटू द ब्लड स्ट्रीम, दिस प्रोवाइड एनर्जी नीडेड टू द फाइट स्ट्रेस। जब आप इस ऐसी सिचुएशन में जाते हो तो आपका ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कई बार देखा होगा कि हम कोई पर्सन को कुछ ऐसा सैड न्यूज़ मिला तो वो वापस देखा होगा आँख बंद होती है, चक्कर आ जाता है, गिर जाता है ना। तो क्या होता है, ग्लूकोज का जो लेवल हमारी बॉडी में शुगर का लेवल वो डाउन हो जाता है। और शुगर का ग्लूकोज का फंक्शन क्या होता है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना, सेल्स को, टिश्यू को। तो लीवर में क्या होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो स्टोर होता है शुगर। तो जैसे ही लेवल कम होता है बॉडी सेल्फ एक मैकेनिज्म करती है होमोस्टैसिस का प्रोसेस, तो बॉडी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के फॉर्म में आपकी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करना शुरू कर देती है ना। तो इसमें वही होता है जो फिर वो आगे एनर्जी देता है हमको फाइट करने के लिए। रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज, रेस्पिरेटरी पासेस वाइडन, accommodate more air is enable to body acquire more oxygen। जब आप ऐसी कंडीशन में होते हो तो आपको बोला जाता है कि आपको डीप ब्रीथ लेना है ना, जिससे कि जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो वाइड हो जाता है और चौड़ा हो जाता है ना, और एकोमोडेट करता है किसको, मोर एयर को लेने के लिए वो अलाउ करता है, जिससे कि आपका जो ऑक्सीजन में रिक्वायरमेंट जितना आपको हो रहा था उतना आप उसको सफिशिएंट मात्रा में आपको वो चीज़ें मिल जाए ना। कभी भी देखा होगा कि हम कोई ऑब्जर्व किया होगा, इसको ऐसी सिचुएशन आ जाता है, हमारा रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, स्वेटिंग वगैरह होने लगता है, बॉडी कांपने लगती है, आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है, तो ये चीज़ें हमको होती है। फिर इसका रेजिस्टेंस रिएक्शन में लास्ट जो रेजिस्टेंस रिएक्शन है, द रेजिस्टेंस रिएक्शन इज सेकेंड स्टेज इन द स्ट्रेस रिस्पॉन्स। It is initiated by the regulating hormone secreted by the hypothalamus। कितना समझ आया है सबको? रेजिस्टेंस रिएक्शन जो है सेकेंड स्टेज है इन द स्ट्रेस रिस्पॉन्स की। इट इज इनिशिएटेड बाय द रेगुलेटिंग हार्मोन सीक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। ये कहाँ से कंट्रोल होती है, हमारी हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस जो हार्मोन सीक्रेट करती है, हार्मोन रिलीज करती है, उससे कंट्रोल होता है। दिस एक्शन हेल्प टू कंट्रोल ब्लीडिंग, मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। ये किस किस को कंट्रोल करता है इसके एक्शन से, ब्लीडिंग को और मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने का काम करता है। जब ब्रेन में ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं तो इसका सीक्रेशन इंक्रीज हो जाता है हाइपोथैलेमस से हार्मोन का, और वो बाद में ब्लड प्रेशर को भी आपका इंक्रीज कर देता है। Combined action of HGH and TSH, thyroid stimulating hormone, और हेल्प टू सप्लाई एडिशनल एनर्जी टू द बॉडी। ये क्या करता है, हमारी बॉडी को हार्मोन रिलीज होता है जो एडिशनल एनर्जी सप्लाई करता है बॉडी को फाइट करने के लिए। रेजिस्टेंस रिएक्शन इज सक्सेसफुल इन हेल्पिंग अस कोप विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन। रेजिस्टेंस जो रिएक्शन होता है वो सक्सेसफुल होता है किसके लिए, हमारी बॉडी को कोप अप करने के लिए सिचुएशन से ना। Occasionally it fail to fight the stress, especially if it is too severe or long lasting। यदि ये ज़्यादा सीवियर हो जाता है या ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है तो फिर बॉडी उसको रेजिस्टेंस नहीं कर पाती है ना। जब तक बॉडी के मतलब उसका बस में रहता है तब तक वो कर पाती है, पर उसके लिमिट के ऊपर चला जाता है फिर बॉडी भी नहीं कर पाती। जैसे हमने देखा है हर चीज़ में बॉडी का होम्योस्टेसिस का प्रोसेस करती है। जैसे बाहर से कुछ बैक्टीरिया वायरस आ रहा है तो इम्यूनिटी होती है जो कोशिश करती है कि भाई उसको खुद से किल करने का, पर यदि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग वीक हो जाती है या फिर ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में बैक्टीरिया वायरस एंटर हो जाते हैं बॉडी में तो फिर वो उसको फाइट नहीं कर पाती है ना। इसी की वजह से भाई आपने खाना नहीं खाया 4-5 दिन तक है ना, नवदुर्गा वगैरह उपवास वगैरह रोज़ा वगैरह चलता, हमने खाना नहीं खाया तो ऐसा नहीं हम बॉडी हमारी टाइट हो गई है ना, हमने सब काम करने ही बंद कर दिया तो हम 9-10 दिन तक खाना भी नहीं खाते तब भी वो करता रहता है। तो जो ग्लूकोज का स्टोरेज होता है ग्लाइकोजन में बॉडी उसको रिलीज करते जाती है। तो हमने जब भी खाना खाते हैं तो वो स्टोर करके रखती है दूसरे फॉर्म में, और जैसे उसकी कमी होती है वो वापस से रिलीज करने लगती है। जैसे हम कहीं पर जैसे कोल्ड टेम्परेचर है तो उधर जाते हैं तब बॉडी हमारी स्किन होती है हार्मोन रेगुलेशन मेंटेन करने का काम करती है।
तो वो हीट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है स्किन से। तो ऐसा करके बॉडी इट सेल्फ मेंटेन करती है कुछ लेवल तक, तो जितना उससे पॉसिबल होता है उतना वो मेंटेन कर लेती है। पर जब नहीं होता है तब फिर हमको कॉम्प्लिकेशन साइन सिम्टम वगैरह दिखने लग जाते हैं। तो रेजिस्टेंस स्टेज में वही बताया कि बॉडी उसको कैसे कोप अप करती है। अब उसके लिमिट के बाहर जाता है फिर हमको वो चीज़ें डिसीज कॉज करती है। फिर एक्जॉक्शन स्टेज है ना, इसमें देखेंगे इट एट दिस स्टेज द सेल स्टार्ट टू डाई एंड ऑर्गन वीकन। ए लॉन्ग रेजिस्टेंस रिएक्शन पुट हैवी डिमांड ऑन बॉडी पार्टिकुलरली ऑन द हार्ट ब्लड वेसल्स एंड रीनल कॉर्टेक्स। इस स्टेज पर क्या होता है, जो आपके सेल है उनको डेड होना शुरू हो जाता है, ऑर्गन वो भी आपके वीक होने लगते हैं। जब लॉन्ग लास्टिंग तक आपका स्टेज जो ये हो जाती है ज़्यादा हैवी डिमांड, ये लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस रिएक्शन पुट हैवी डिमांड ऑन द बॉडी, ज़्यादा टाइम तक आपको बार बार वही चीज़ रिपीटेटिव आ रही है तो ज़्यादा डिमांड होने लगती है आपकी रेजिस्टेंस की। उस समय आपको ये होता है कब आपका हार्ट का और ब्लड वेसल्स या रीनल कॉर्टेक्स धीरे धीरे करके डैमेज होना शुरू हो जाती है। कोपिंग विद स्ट्रेस, अभी कैसे कोप करना है। कोपिंग रेफर टू द थॉट एंड बिहेवियर वी यूज टू हैंडल स्ट्रेस। ऐसा थॉट और हमारा बिहेवियर होना चाहिए जो उससे स्ट्रेस को हम मैनेज कर सकें, उसको कोपिंग करने में। कोपिंग इंक्लूड एफर्ट टू कंट्रोल, रिड्यूस और लर्न टू टॉलरेट द थ्रेट दैट ऑक्यूर ड्यू टू स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से जो भी उनको थ्रेट जो भी सिचुएशन आ रही है उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे रिड्यूस करना है, वो भी हमको उसके बारे में पता होना चाहिए, वो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोपिंग स्टाइल अकॉर्डिंग टू रोगर एंड नेस के हिसाब से यहाँ पर 1955 में बताया है कैसे कंट्रोल करना है। अकॉर्डिंग टू रोगर एंड नेस द कोपिंग स्टाइल आर एडप्टिव एंड माल एडप्टिव। एडप्टिव मतलब आप प्रॉपर तरीके से उसको एडप्ट कर रहे हैं, माल एडप्टिव मतलब आप एडप्ट करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, पूरी तरीके से उससे एडप्ट नहीं कर पा रहे हो। Adaptive style involve an appropriate adjustment to environment with the exercise। इसमें क्या कर सकते हो, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है आपका एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट टू इन्वायरमेंट एंड एक्सरसाइज। इन्वायरमेंट के साथ आप एडजस्ट कर लो या एक्सपीरियंस है ना। इन्वॉल्व एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट टू इन्वायरमेंट विद एक्सपीरियंस है ना। इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे आप तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। पर इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे आप कोई नई जगह पर शिफ्ट हुए हो या न्यू जॉब ज्वाइन किया या न्यू कॉलेज ज्वाइन किया है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जल्दी से उस चीज़ को अडोप्ट कर लेते हैं, किसी किसी को थोड़ा सा अडोप्ट करने में टाइम लगता है, तो हमको स्ट्रेस उस कंडीशन में ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ें भी हमको आना चाहिए। नोट सीइंग ये प्रॉब्लम और सिचुएशन एज द थ्रेट, जो भी प्रॉब्लम है सिचुएशन को हमको ज़्यादा थ्रेट के हिसाब से, उसको ज़्यादा हानिकारक के हिसाब से नहीं देखना है ना, हमको उसको नॉर्मल के हिसाब से परसीव करना है। कीपिंग ए सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर भी आपका होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। उसका रिसोल्विंग द इशू बाय डिवाइडिंग थिंग इनटू द पार्ट्स, जो भी आपका इशू है उसको पार्ट्स में डिवाइड करके उसे छोटे छोटे पार्ट्स में सॉल्व कर लोगे। पर हमारा मेंटेलिटी ये होता है कि हम डेडलाइन पर ही आकर के काम करते हैं। जैसे अभी एग्जाम को आपको फॉर्म भरना था और जब लास्ट डेट रहेगा उसी दिन जाके आप फॉर्म भरने जाओगे, या एग्जाम का प्रिपरेशन करना है तो 1-2 दिन बचेंगे तभी लास्ट में जाके प्रिपरेशन करोगे। तो डेडलाइन पे काम करने से क्या होता है और स्ट्रेस हमको ज़्यादा होता है ना, वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है। तो हमने देखा है भाई वर्कलोड आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा होगा तब आपको क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा। तो हमारा ह्यूमन मेंटेलिटी ये होता है कि भाई जैसे हमको कोई काम दिया, जैसे आपको पता है कि आपको वीडियोस बना के देना है कल 9 बजे तक, 24 आवर या 48 का टाइम दिया, तो पूरा 24 आवर निकल जाएगा, नहीं बनाओगे, फिर लास्ट में 2-3 घंटे बचेंगे तो फटाफट बना के फिर भेजोगे, है ना। तो हमारा ह्यूमन मेंटेलिटी होता है कि भाई डेडलाइन पर काम करने का। जैसे एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में पहले हम 10-12 का एग्ज़ाम देते थे, 5-7 दिन का गैप होता, तो गैप में पढ़ाई नहीं होती थी, है ना। सोचते चलो अभी तो 5 दिन है, आते थे बढ़िया घूमना फिरना, फिर लास्ट में जब एक दिन दूसरे दिन एग्ज़ाम होता था तब पढ़ाई करते थे। तो हमारा एक मेंटेलिटी होता है, इसके लिए ज़्यादा गैप भी नहीं रहना चाहिए, तो ज़्यादा गैप नहीं रहता, 1-2 दिन का गैप है तो ठीक है।
उसमें पढ़ाई भी हो जाती है। फिर दूसरा हमारा टेकिंग नथिंग जी सॉल्विंग हो गया ना। टेकिंग नथिंग पर्सनली है ना, किसी चीज़ को पर्सनली नहीं लेना है ना। जैसे अभी मैं भी कभी कभी एग्जाम्पल देता रहता हूँ, तो कोई उसका यदि पर्सनली ले ले तो फिर मेरे को हेट करने लगे कि यार सर हमको बोल रहे हैं ना। तो अभी किसी चीज़ को पर्सनली नहीं लेने का, ज़्यादा लाइटली लेने का है ना, दिल पे नहीं लेने का, किडनी पे लेने का है ना, तो दिल पे नहीं लेने का किसी भी बात को। टेकिंग एक्शन टू चेंज थिंग है ना, एक्शन लो, जो चीज़ें हैं उनको आपको चेंज करने का है ना। चेंज नहीं कर पा रहे फिर एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे फिर छोड़ दो। 3 स्टेज होता है, पहले बताया था। किसी चीज़ को लेकर के उस चीज़ को, सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे फिर उसे चेंज करने की हिम्मत रखो, चेंज भी नहीं कर रहे फिर उसे छोड़ सकते हो। तो 3 चीज़ होती है। तो यहाँ पर वही बताया, टेकिंग वन स्टेप एट टाइम एंड अप्रोचिंग द प्रॉब्लम विथ लॉजिक। एक टाइम पर आपको एक स्टेप लेना है, एक ही काम को करना है, मल्टीपल आपको टास्क नहीं करना है। और अप्रोच आपकी ये होना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम है उसका लॉजिक के साथ, तर्क के साथ उसका सॉल्व करो है ना कि इमोशनली। गिविंग द सिचुएशन फुल अटेंशन एंड ट्रीटिंग इट इज चैलेंज। जो भी सिचुएशन है उस पर आपको फुल अटेंशन देना है और उसको ट्रीट करना है एज ए चैलेंज है ना। ये बोलना है कि भाई मेरे को चैलेंज आया, चुनौती आई। ये नहीं बोलना है कि मुझे परेशानी क्यों आती है, भगवान मेरे साथ गलत क्यों करता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है ना। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, भगवान को बोलना है अभी मेरे को स्ट्रॉन्ग बना दे, और जितना चैलेंज देना है उतना दे। तो आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो चैलेंज का आपके उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चैलेंज, चुनौती वर्ड का यूज़ करो, प्रॉब्लम का, परेशानी का, डिफिकल्टी का यूज़ मत करो। तो चैलेंज का करोगे थोड़ा अंदर से भी कॉन्फिडेंस आता है कि अपने आप को मैंने चैलेंज दिया तो मुझे ये चीज़ करनी है ना। मेरे पास जो फैसिलिटीज़ नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, पर मेरे पास चैलेंज है, मैं उस चीज़ को करूँगा। फिर माल एडप्शन, ये आपका हो गया एडप्शन में। अभी देखते हैं माल एडप्शन में, इन्वॉल्विंग फेलिंग टू एडजस्ट टू एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंस अनहैप्पीनेस एज ए रिजल्ट। जब भी आप एनवायरनमेंट में और जो आपका एक्सपीरियंस है उधर आप प्रॉपर तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाओगे तो फिर एक मिनट इधर गया, जो भी इन्वायरमेंट है उधर आप प्रॉपर तरीके से वहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं करोगे, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाओगे, तो फिर आपको अनहैप्पी होगा, आप हैप्पीली नहीं रहोगे है ना। कहीं भी आप जॉब करने के लिए गए और आप वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रहे, अपने आप को अनकम्फर्टेबल लग रहा है, आप उससे डिससेटिस्फाई, हैप्पी नहीं हो, तो ऑटोमेटिक आपको स्ट्रेस आएगा। फीलिंग हेल्पलेस, डिप्रेशन, एंग्री। फीलिंग आपको कैसी होगी, हेल्पलेस लगेगा, डिप्रेस और एंग्री, गुस्सा आएगा, अपने आप को अकेला हेल्पलेस महसूस करोगे, डिप्रेस महसूस करोगे। शोइंग फ्रस्ट्रेशन ऑन अदर पीपल, दूसरे लोगों पर गुस्सा निकालोगे अपना है ना, उनको गुस्सा दिखाओगे। प्रेफरिंग फॉर द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम एंड सीकिंग सिंपैथी फ्रॉम अदर। इसके लिए प्रेपरेशन हो गए, आपका बुरे से बुरा आउटकम आपको क्या आएगा उसके लिए आप वर्स्ट पॉसिबल आउटकम एंड सीकिंग सिंपैथी फ्रॉम अदर्स। जो भी आपका आउटकम होगा वो आपका बुरा होगा, आउटकम आपका बुरा आएगा, उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो और लोगों से आप सिंपैथी चाहोगे है ना, कि लोगों को अपना दुख तकलीफ बताएं और वो आपको सिंपैथी जताएं आपके साथ है ना। सिंपैथी मतलब क्या बोलेंगे, सिंपैथी दया है ना, दया भाव, करुणा भाव आपके साथ बताए है ना। जैसे कि कुछ हमको होता है ना, तो रिलेटिव 4, 5, 10, 20 लोग देखने के लिए आ जाते हैं, सिंपैथी क्रिएट करने के लिए है ना। हॉस्पिटल में हमारे बीमार हो गया, फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया, तो हम उनको और बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, तो उनको लगता है और सिंपैथी देंगे। और लड़कियाँ लोग क्या करती, थोड़ा बहुत चोट लग गया, उधर बैंडेज उससे बड़ा सा बांध लेंगे दिखाने के लिए मेरा हाथ कट गया, चाकू लेके हाथ काट लेंगे ना। तो ये सिंपैथी दिखाने के लिए भाई एक सिंपैथी चाहिए। अभी कल ही को मैं हॉस्पिटल में गया था, तो एक मैडम ने इधर वो ब्लड सैंपल लेते हैं वो लगा के रखा। मैंने कहा मैडम क्या हुआ आपको, अरे कुछ नहीं वैसे ही लगाया। तो मैंने बोला सिंपैथी के लिए, हाँ। तो ऐसा करके हम क्या करते हैं, सिंपैथी चाहते हैं लोगों से, क्या लोग हमसे मिलने को सिंपैथी दिखाएं।
दूसरा कौन सा पॉइंट है, प्रिटेंडिंग देयर इज नथिंग इफ पीपल आस्क ना, किसी ने हमको कुछ बोला तो हम क्या बोलते हैं उसको, प्रिटेंड करते हैं उसको कि देयर इज नथिंग, मतलब उसको ऐसा प्रिटेंड करना है कि नहीं भाई कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं है ना, ताकि जैसे हमने किसी को पूछा भाई हम और जानबूझ कर पूछते हैं भाई क्या हुआ है ना, कोई हमको ऐसा साइड या कोई देख रहा है, सामने वाला बोलता है कुछ नहीं हुआ है ना, तो बार बार जब तक हम उसको नहीं पूछेंगे थोड़ा अच्छे से तब तक नहीं बता रहे, ऐसा प्रिटेंड करना कि देयर इज नथिंग इफ पीपल आस्क, लोग पूछ रहे तो आप क्या बोलोगे, नहीं कुछ नहीं हुआ, और सिटिंग सिंपल एंड होपिंग इट ऑल गोज अवे है ना, सिंपल बैठ जाना और सोचते रहना, आशा करना, उम्मीद करना कि सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा और सब समय के साथ चला जाएगा है ना, तो ऐसा होता नहीं है। उसके लिए फिर आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना कि हो जाता है, नहीं होता है ना, जैसे एग्जाम में सप्लीमेंट्री आ गया, बैक आ गया, उससे सोचते रहो कि पास हो जाएंगे, सब अच्छा हो जाएगा, तो नहीं होगा, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी तभी उससे होगी, तो एक्शन लेना भी जरूरी है। थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स, किसी भी चीज़ के बारे में सोचते रहना है ना, उसका टॉकिंग अबाउट मैटर एज लिटिल एज पॉसिबल, छोटी छोटी बातों के बारे में जो भी है उनको बातचीत करते रहना, गपशप आदि चीज़ों को लेकर ना, ट्रस्टिंग इन फेट एंड बिलीविंग थिंग विल सॉर्ट देमसेल्फ आउट, ट्रस्ट करना और उस पर बिलीव करना कि जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी, अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी है ना, तो अपने आप कुछ भी नहीं होता है, जब तक हम नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, ठीक है, होता ही करते हैं आप, ऐसा विश्वास करना, ऐसा ये फेट एंड बिलीविंग, फेथ है वो ना, ट्रस्टिंग इन फेट एंड बिलीविंग थिंग इज सॉल्व देमसेल्फ आउट। चलो बाकी कल अगला लेक्चर हम एटीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इतना समझ आया आज का।